morning to all. We are starting with a new chapter, exempt income. What is exempt income? Income which does not form part of total income. जो इनकम टोटल इनकम का हिस्सा ही नहीं बनती है, जिस इनकम को टोटल इनकम में जोड़ा ही नहीं जाता है, उसे कहा जाता है exempt income. वैसे आपको एक बात बताऊं, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट ओपन करेंगे, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट खोलेंगे, तो उसमें ये वर्ड exempt income यूज नहीं होता. पता है वहां पे क्या यूज होता है? इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. और हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पता है क्या बोलते हैं? उसे exempt income. हालांकि आपके बुक में चैप्टर का नाम भी क्या है? exempt income. But if you open income tax act, you won't find this word exempt income. What you will find is income which does not form part of total income. लेकिन सिंस ये बोलने में भी कितना बड़ा है, कितनी तकलीफ हो रही है बोलने में, इतना लंबा सेंटेंस, इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, राइट? इसका मतलब होता है exempt income and we usually call it as exempt income. Understood everyone? चलिए आइए देखना शुरू करते हैं. Exempt income. All receipts which give rise to income are taxable under the Income Tax Act unless it is specifically provided that it does not form part of total income. कहता है कोई भी रिसिप्ट अगर आपको आती है तो वो इनकम है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से. कोई भी रिसिप्ट आपको आती है तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो इनकम है, अनलेस इनकम टैक्स एक्ट में ये बात ना लिखी हो कि इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. अगर इनकम टैक्स एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, तभी वो क्या होगा? आपका टैक्सेबल इनकम नहीं होगा, नहीं तो वो टैक्सेबल इनकम होगा. जैसे ऐसे समझ लीजिए कि एक दिन आपके छत के ऊपर से एक चिड़िया उड़ रही थी, ठीक है, और उस चिड़िया के पैर में 2000 के नोट की गड्डी बंधी हुई थी. बड़ी सुंदर काल्पनिक कहानी है. चिड़िया के पैर में क्या बंधी हुई थी? 2000 के नोट की गड्डी बंधी हुई थी. और आपकी तकदीर देखिए, वो 2000 के नोट की गड्डी खुल जाती है और आपके छत पे बिखर जाती है. और आप सुबह सुबह आते हो, छत पे देखते हो कि 2000 के नोट की गड्डी बिखरी हुई है. ठीक है, क्या ये टैक्सेबल इनकम है? इनकम टैक्स एक्ट कहता है यस, ये टैक्सेबल इनकम है अगर स्पेसिफिकली ये बात न लिखी हो. अगर स्पेसिफिकली ये बात लिखी है कि डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, अगर स्पेसिफिकली ये बात लिखी हुई है कि चिड़िया के पैर से अगर 2000 के नोट की गड्डी गिर जाए तो इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, तब तो टैक्सेबल नहीं है, अदरवाइज टैक्सेबल है. तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, जिस पे इनकम टैक्स कहता है कि यहां पे टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है. अदरवाइज तो सभी इनकम क्या है? टैक्सेबल है. एक बार एक स्मगलर है या फिर एक्सटॉर्शन मनी कलेक्ट करने वाला एक किडनैपर आपके घर के बाहर से जा रहा था और पुलिस उसका पीछा कर रही थी. ठीक है, कंटिन्यूस हॉर्न बजाते हुए पी 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 पुलिस पीछा कर रही है और स्मगलर भाग रहा है. रात का अंधेरा, ठीक है, स्मगलर के हाथ में नोटों से भरी क्या थी? ब्रीफकेस थी. अब वो सोचा मैं पकड़ा जाऊंगा तो ये ब्रीफकेस भी पकड़ा जाएगा. उसने क्या किया? सोचा कि मैं यहीं कहीं इसे फेंक देता हूं, सुबह आके कलेक्ट कर लूंगा. उसने क्या किया? ब्रीफकेस उठाई और आपके घर के बाहर कुछ गंदगी थी, उसी गंदगी में उसको दबा दिया अंधेरे के समय में, और वो भाग गया वहां से. अगले दिन वो सुबह आता है, सोचता है मैं वो ब्रीफकेस खोज लूं, लेकिन उसे कहीं कोई गंदगी दिखती ही नहीं है उस पूरे एरिया में, और उसे एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा है कि कहां पे उसने वो ब्रीफकेस दबाई थी. और गंदगी क्यों नहीं दिख रही है पता है? क्योंकि सुबह सुबह आपके घर के बाहर की वो गंदगी थी और आपने सुबह सुबह उठ के 4 बजे ही क्या किया था? साफ कर दिया था, और आपको वो ब्रीफकेस मिल गया है. आपके हाथ वो ब्रीफकेस लग गया है जिसमें करोड़ों रुपए हैं. क्या ये आपकी इनकम है? हाँ, ये आपकी इनकम है, अनलेस इनकम टैक्स में ये बात स्पेसिफाइड हो कि डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. और इनकम टैक्स में लिखा होगा कि डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, तो ये इनकम नहीं है, अदरवाइज इनकम है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो जो भी हम एग्जेम्प्ट इनकम में पढ़ने वाले हैं वो
टोटल इनकम का हिस्सा नहीं है, बाकी सब टोटल इनकम का हिस्सा है। कोई भी रिसिप्ट आपके हाथ में आ जाए वो टोटल इनकम का हिस्सा है। अब अगली बात करते हैं, क्या हम इस एग्जेम्प्ट इनकम चैप्टर में जितनी भी एग्जेम्प्ट इनकम है वो सब जान जाएंगे, या कुछ ही एग्जेम्प्ट इनकम को जान पाएंगे, बाकी सब नहीं जान पाएंगे? तो आपको बताते हैं कि इस चैप्टर एग्जेम्प्ट इनकम में आप बहुत ही कम एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में जानेंगे, सारी एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में नहीं जान पाएंगे। कुछ एग्जेम्प्ट इनकम स्पेसिफिक हेड से रिलेटेड है, जैसे पेंशन वो सैलरी से रिलेटेड है, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड वो सैलरी से रिलेटेड है। अब जब तक हम आपको ये इनकम नहीं समझा देते, हम आपको ये भी नहीं बता पाएंगे कि इसमें एग्जेम्पशन क्या है, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि उस पर्टिकुलर एग्जेम्प्ट इनकम को कहां पे बताया जाए, जब हम आपको सैलरी चैप्टर करा रहे हैं। चिंता की बात नहीं है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऐसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मुलेशन सिर्फ हमने नहीं की है। आपकी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल या जितनी भी हिंदुस्तान में किताबें आती हैं, सब में यही स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है कि जितनी भी एग्जेम्प्ट इनकम किसी पर्टिकुलर हेड को रिलेट करती है वो उस पर्टिकुलर हेड में बताई जाती है, और जितनी भी जनरल एग्जेम्पशन है, ठीक है, मतलब जनरल बात जिसके लिए आपको किसी हेड ऑफ इनकम को समझने की जरूरत नहीं है कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप उस इनकम को समझ सकते हैं। ऐसी इनकम में अगर एग्जेम्पशन है तो वो इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है ये बात। तो एग्जेम्पशन में कौन सी एग्जेम्पशन हम यहाँ जो है जान रहे हैं, लिमिटेड एग्जेम्पशन यहाँ पे जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ये मत कह दीजिएगा कि आई नो ऑल द एग्जेम्प्ट इनकम, as because there are certain exempt income which you will be learning in relevant chapters, relevant heads of income। क्योंकि पहले हम आपको वो इनकम बताएंगे तभी आपको बता पाएंगे कि यहां पे एग्जेम्पशन है, यहां पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। एग्जेम्प्ट इनकम को एग्जाम्पल से समझिए। अब मान लीजिए मेरे पास 5 इनकम है, ठीक है, वो इनकम का नाम भी नहीं लगते, नहीं तो एक दूसरी परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाएगी कि उसको क्लासिफाई करना होगा 5 हेड में, ठीक है। और हम अभी जाना नहीं चाहते उन चीजों पे, हम अभी आपको 5 हेड नहीं समझाना चाहते। मेरे पास 5 इनकम है, बस नाम लिखते हैं, डमी नाम ए, बी, सी, डी और ई। कितने कितने रुपए की, अब ये भी बता देते हैं। ए है 2 लाख रुपए की, बी है 2 लाख रुपए की अगेन, सी इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपए की। ऐसे समझ लीजिए 5 इनकम है, कोई इंटरेस्ट होगा, कोई सैलरी होगा, कोई किराए की इनकम होगी, वही हमने लिखा ए बी सी डी, ठीक है। डी जो है वो 2.5 लाख रुपए का है, ई 1 लाख रुपए का है, ठीक है। जोड़ लगाइए इसकी, 2.5 और 1.5, 3, 4, 4, 4, 8 और 1, 9 लाख हो रहा है क्या? यस, 9 लाख। अब हम आपको ये बताते हैं कि जो सी है वो एग्जेम्प्ट है। सी क्या है? एग्जेम्प्ट। अगर सी इनकम एग्जेम्प्ट है, हमारे देश में कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है, एक हमने आपको बता ही दिया है, खेती की इनकम एग्जेम्प्ट है। अगर आपके पास खेती से इनकम आती है तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती, ठीक है। ये बेसिकली किसानों को इंकरेजमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, फार्मर्स को इंकरेजमेंट है। हम एक प्राइमरीली एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने हमेशा हमेशा एग्रीकल्चर को हमारे देश में क्या किया? इंकरेज किया है। अगर ये सी इनकम एग्जेम्प्ट है तो ये यहां पे जुड़नी ही नहीं चाहिए थी, ये यहां पे डैश होनी चाहिए, ये यहां पे आनी ही नहीं चाहिए। एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम का हिस्सा ही नहीं होता है, इसकी जोड़ क्या होनी चाहिए थी? 8 लाख रुपए। इसे कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। और इसके बाद इसमें से डिडक्शन लिया जाता है और फिर क्या आता है आपके पास? टोटल इनकम। अगर सी एग्जेम्प्ट था तो सिचुएशन ये रहेगी। अगर मान लीजिए सी के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिलनी थी, सी के रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलनी है, सी एग्जेम्प्ट नहीं है, सी के रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलनी थी।
अगर सी के रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलनी थी तो मेरा जीटीआई पता है कितना आता, 9 लाख रुपया, क्योंकि हम सी को जोड़ देते हैं, और डिडक्शन ले लेते 1 लाख रुपया, और टोटल इनकम हो जाती मेरी 8 लाख रुपया। ठीक है, यहां पे भी 8 ही लाख आ रहा है। फर्क इतना है कि अगर एक इनकम एग्जेम्प्ट इनकम होती है तो उसे जोड़ा ही नहीं जाता, लेकिन अगर एक इनकम के रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलती है तो पहले उसे जोड़ा जाता है और बाद में डिडक्ट किया जाता है। यही अंतर है एग्जेम्पशन और डिडक्शन के। एग्जेम्पशन विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल इनकम, whereas income in respect of which deduction is allowed to you, it will first form part of total income and thereafter it is reduced to get a reduced amount of total income. Understood everyone? ये जो एग्जेम्पशन होती है, it can be total exemption and it can be partial exemption. एग्जेम्पशन टोटल भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। टोटल एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि आपकी इनकम 2 लाख रुपए की है, जिस इनकम के रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मिलना है तो पूरे 2 लाख रुपए की एग्जेम्पशन है। पार्शियल एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है इनकम तो 3 लाख रुपए की है लेकिन एग्जेम्पशन उसमें से 50% होता है तो 1.5 लाख होगा। एग्जेम्पशन 60% होता है तो भाई 3 लाख रुपए का 60% 1,80,000 रुपए होगा। ठीक है, तो एग्जेम्पशन टोटल भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है। टोटल एग्जेम्पशन का मतलब जितनी इनकम है पूरा एग्जेम्प्ट है, कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। अगर एग्जेम्पशन पार्शियल होती है तो बैलेंस जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मेरे पास एक इनकम है ए जो कि 1 लाख रुपए की है, इसमें जो एग्जेम्पशन है वो पता है कितनी है, एग्जेम्पशन जो है वो 60% है, तो यानी 60,000 रुपए एग्जेम्प्ट होगा, 40,000 रुपए बाहर टोटल में आएगा। बी एक इनकम है, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, 2 लाख रुपए की, ये 2 लाख सीधे बाहर आ गया। तो कोई भी पर्टिकुलर इनकम जिसमें कुछ एग्जेम्पशन है, पार्शियल एग्जेम्पशन है तो पार्शियल लेस कर दीजिए अंदर और बाहर से टैक्सेबल वाला पोर्शन ही ले जाइए। ठीक है, अब पूरा एग्जेम्प्ट होगा तो ए बाहर जाएगा ही नहीं, कोई भी अमाउंट बाहर नहीं आएगा। ठीक है, all receipts which give rise to income are taxable under the Income Tax Act unless it is specifically provided that it does not form part of total income. Such incomes which do not form part of total income are called exempt income. As per section 10 to 13b, certain incomes are either totally exempt from tax or exempt up to a certain amount. Section 10 से लेके 13b तक exempt income की बात कही गई है, जिसमें कुछ इनकम को टोटली एग्जेम्प्ट बताया गया है और कुछ इनकम को एग्जेम्प्ट बताया गया है अप टू अ सर्टेन अमाउंट, मतलब पार्शियल। सेक्शन याद नहीं करना है, सेक्शन तभी याद करना है जब मैं खुद चिल्ला के बोलूं कि ये याद करना है, इसे सर्कल आउट कर लीजिए। ठीक है, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, बेसिकली हेडिंग तो यही है ना एक्ट में, हम लोग बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है, ये जो इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम है, ये सेक्शन 10 से लेके 13b तक रेंज करता है। और हमने एक बेसिकली आप समझ लीजिए एग्जेम्प्ट इनकम का इंडेक्स बना के दे दिया। ये एक इंडेक्स है, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। पहला होता है सेक्शन 10 जो बताता है इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन। एनी पर्सन पे ध्यान दीजिए। सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट इनकम बताई गई है जो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है, किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, मतलब whosoever the person भी आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। हम इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, कोई भी है, किसी के लिए टैक्सेबल नहीं है। तो सेक्शन 10 में जो एग्जेम्पशन बताई गई है वो इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ एनी पर्सन। सेक्शन 10AA में जो एग्जेम्पशन है वो सबके लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो न्यूली स्टैब्लिश्ड यूनिट है एससीजेड में। इनकम ऑफ न्यूली स्टैब्लिश्ड यूनिट इन एससीजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नई यूनिट लगाए हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नई यूनिट्स हैं, उनके लिए एग्जेम्पशन है सेक्शन 10AA। तो सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन किसके लिए? सभी के लिए। 10AA में एग्जेम्पशन किसके लिए? एससीजेड के लिए। ठीक है, ये आप रटेंगे सेक्शन 10। ठीक है, ये आप रट लेंगे, याद करेंगे इसको। सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन बच्चों किसके लिए है?
सेक्शन 10 में जो एग्जेम्पशन है वो सभी पर्संस के लिए है, और सेक्शन 10AA में जो एग्जेम्पशन है वो SCZ वालों के लिए है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वालों के लिए। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, व्हाट इज दिस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बच्चों मैं आपको एकदम अंदर की बात बताता हूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ऊपर ऊपर वाली बात नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है एकदम अंदर से। आपको पता है हिंदुस्तान में बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, जंगल है, प्योर जंगल, खेती नहीं हो सकती क्योंकि फर्टिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, बड़ा रिमोट एरिया है, वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं लगाता, कोई कुछ नहीं करता है, मतलब ना खेती हो रही है उस जमीन पे, ना कोई दूसरी डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है, ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ नहीं, बेकार की पड़ी हुई है। हमारी सरकार परेशान होती है ऐसी जगह को देख के, कहती है अरे कहीं कुछ कुछ ऐसे शहर है जहां पे पैर रखने की जगह नहीं है, मुंबई दिल्ली देख लीजिए, पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी भी जगह है जहां कोई पैर रखता नहीं। ये भगवान, ऐसी जगह जहां पैर रखने की जगह नहीं है, दूसरी ऐसी भी जगह है जहां कोई पैर रखता नहीं है, करे क्या। तो गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, देखिए ये हिंदुस्तान है, अब हमारी सरकार करती क्या है, जैसे मान लीजिए ये वो जगह है, ये जो हमने सर्कल में ड्रॉ किया है ना, ये वो जगह है जहां कुछ भी नहीं होता है, बेकार वाली जगह, ये है वो जगह। अब गवर्नमेंट कहती है कैसे इसको बदला जाए, इसका रंग रूप कैसे बदला जाए, इसको कैसे यूज में लाया जाए। गवर्नमेंट इसको नाम दे देती है SCZ, कहती है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये एक स्पेशल है, इकोनॉमिकली वायबल है, धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। अब गवर्नमेंट लालच देती है, कहती है इस वाली जगह पे आके बिजनेस करो, हम तुम्हारा GST माफ कर देंगे इतने साल का, हम तुम्हारा इनकम टैक्स छूट कर देंगे, इनकम टैक्स लेंगे ही नहीं इतने सालों तक। ये जो कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं मिल रहा है बिजनेसेस के लिए, गवर्नमेंट दे देगी। जो तुम इंपोर्ट करोगे रॉ मटेरियल, उस पर टैक्सेस कम ले लेंगे, तरह तरह की बातें। और इंडस्ट्री लगाओ, तुमको 10 करोड़ रुपया दे देंगे, 100 करोड़ तुम लगाओ तो 10 करोड़ सरकार भी देगी। तरह तरह की छूट की बात की जाती है, और जनरली गवर्नमेंट जो बेनिफिट देती है वो इनकम टैक्स में देती है, कहती है इनकम टैक्स इतने सालों के लिए नहीं लेंगे। अब आपको तो पता ही कि हिंदुस्तान में टैक्स रेट कोई छोटा मोटा तो है नहीं, 30% का लोग टैक्स देते हैं, 100 रुपया कमाते हैं तो 30 रुपया सरकार को देते हैं। अब जैसे ही गवर्नमेंट कहती है आइए मैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आपका टैक्स माफ कर देती हूं, तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, सब चले आते हैं, कहते हैं चलो वहीं पे धंधा करते हैं, हम तो कहीं भी धंधा कर लेंगे, वहीं पे बिजनेस करते हैं, वहां पे अगर बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, टैक्सेस नहीं देना होगा। अब जब वो वहां पे आते हैं धंधा करने के लिए, ठीक है, तो पहले तो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री लग जाती है, ठीक है, फिर वो ढूंढते हैं वर्कर, वर्कर मिलते नहीं है। वर्कर क्यों नहीं मिल रहा है, उस जंगल में कहां कोई रहता है। वो बात करते हैं आसपास के एरिया से कि क्या वर्कर मिलेंगे, तो वर्कर कहते हैं मिल तो जाएंगे, लेकिन वहां पे रहने की जगह दीजिए, रोज 100 किलोमीटर दूर अप डाउन थोड़ी ना करेंगे, रहने का जुगाड़ दीजिए वहां पे, तब हम लोग काम करेंगे। अब ये अंबानी लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री लगा लिए हैं तो वहां पे अब घर बनाते हैं वर्कर्स के लिए। वर्कर्स के लिए जब घर बना लेते हैं, वर्कर से कहते हैं आइए अब काम करिए, तो कहते हैं घर लेके क्या करेंगे, मेरे बच्चे पढ़ने कहां जाएंगे, या तो 100 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है, तो क्या मेरे बच्चे रोज 200 किलोमीटर दूर जाएंगे स्कूल के लिए। तो अंबानी साहब कहते हैं आइए स्कूल भी यहीं पे बना देते हैं। स्कूल भी बन गया उस जंगल में, गजब देखो सरकार की नीति। फिर उसके बाद वर्कर से कहते हैं आओ भाई स्कूल भी बन गया, घर भी बन गया, तुम लोग के लिए अब काम शुरू करो। कहते हैं अगर बीमार पड़ जाएंगे तो क्या इलाज कराने 200 किलोमीटर जाएंगे, हॉस्पिटल भी तो होना चाहिए था यहाँ पे। अब टाटा, बिरला, अंबानी क्या करते हैं, वही लोग धंधा करने आए यहाँ पे, कहते हैं आओ हॉस्पिटल भी बना देते हैं। हॉस्पिटल भी बन गया, फैक्ट्री शुरू हो गई, काम धंधा शुरू हो गया वहां पे। अब माल बन के तैयार हो रहा है, बाहर कैसे भेजें, सड़कें नहीं है, कैसे गाड़ी चलेगी। तो अब ये बिजनेसमैन वहां सड़क भी बना देते हैं। बिजली नहीं है, बिजली के खंभे भी गाड़ देते हैं।
स्कूल बन गया, हॉस्पिटल बन गया, घर बन गया, सड़क बन गई, बिजली पानी सब हो गया। फोकट में सरकार ने क्या लगाया? कुछ नहीं। सरकार ने बोला टैक्स माफ करेंगे, अंबानी साहब ने पूरी जगह को क्या कर दिया? डेवलप कर दिया। जंगल में मंगल हो गया, ऐसे कहिए। यही है असल एससीजेड की कहानी। आइए हम आपको सचमुच बताते हैं कुछ एससीजेड के रियल कारनामे जो हमारे देश में हुए हैं। पता है किसी जमाने में नोएडा सब कोई जानता है, आज हर कोई जानता है, ठीक है, एक डेवलप्ड सिटी है आज की तारीख में। लेकिन किसी जमाने में नोएडा एक जंगल था। दिल्ली के बाउंड्री पे एक जंगल, नोएडा। गुड़गांव जंगल था। गवर्नमेंट ने किसी जमाने में इसको बोला एससीजेड कि आओ गुड़गांव को बोला एससीजेड है, यहां पे धंधा करो, हम आपका टैक्सेस माफ करेंगे। और आज गुड़गांव दिल्ली से ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। पता है क्यों? क्योंकि वहां बड़े बिजनेसमैन बिजनेस करने गए और पूरा गुड़गांव सजा दिया, उस जंगल को सजा दिया। आज जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं हिंदुस्तान की, वो सारी अपनी कॉर्पोरेट हाउसेस पता है कहां बनाती है? अपनी हेड ऑफिसेस गुड़गांव में बनाती है। इनफैक्ट जिन भी कंपनियों की हेड ऑफिसेस दिल्ली में थी, उन्होंने शिफ्ट कर दिया गुड़गांव में। गुड़गांव इज मच मोर ब्यूटीफुल देन दिल्ली। नोएडा ये जंगल था, आज गवर्नमेंट ने उसको एक जीता जागता शहर बना दिया, सिर्फ ये एससीजेड डिक्लेयर कर। आपने नवी मुंबई सुना है? नवी मुंबई, मुंबई का आउटस्कर्ट एरिया जहां पे झोपड़ झुग्गी है और मुंबई का सारा कूड़ा फेंका जाता था किसी जमाने की बात करें। आज नवी मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमत जो है, अगर आप वहां लैंड खरीदने जाएंगे, फ्लैट्स खरीदने जाएंगे, तो मुंबई से कम नहीं है। तो पार्शियल अंतर है, बस थोड़ा बहुत। नवी मुंबई एक जमाने में अगर आपको जमीन लेनी है तो वो फोकट के बराबर की थी। अरे कौन रहेगा वहां पे नवी मुंबई में? नवी मुंबई तो कूड़ा खाना था मुंबई का। गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया एससीजेड, और आज वो मुंबई से कम नहीं है नवी मुंबई। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई कि एससीजेड क्या होता है। एससीजेड होता है गवर्नमेंट एक एरिया को डिक्लेयर करती है एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ताकि बिजनेसमैन वहां पे आए और बिजनेस करें। और गवर्नमेंट उसको एससीजेड क्यों कहती है? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ये स्पेशली इकोनॉमिकली वायबल है बिजनेस करने के लिए, हम आपको बड़ी सारी तरीके की छूटें देंगे, यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। और बिजनेसमैन उस बेनिफिट को अवेल करने के लिए वहां पे पहुंच जाता है, और जब वो वहां पे पहुंच जाता है तो निश्चित है उस एरिया को डेवलप कर देता है। ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब बड़ी कंपनियां कहीं भी रहती हैं तो वहां पे इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है, वहां पे लोगों के पास पैसा आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, पैसे लोग खर्च कर पाते हैं क्योंकि पैसे लोग कमा रहे हैं, तो निश्चित है वहां की इकोनॉमी बूम करती है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वाला एग्जेम्पशन है सेक्शन 10AA जो हम लोग बात कर रहे थे, ये एग्जेम्पशन किसके लिए है? ये एग्जेम्पशन है उन यूनिट्स के लिए जो कहां पे हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसके बाद तो सुन के आपको मजा आ जाएगा, खुश हो जाएंगे आप। 3 पॉइंट लगातार सुन के। उसके बाद के पॉइंट्स क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस। अगर आपके पास इनकम आ रही है फ्रॉम चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस, आप चैरिटी करते हैं या रिलीजियस पर्पसेस से आपके पास इनकम आ रही है, तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 11 से 13 में। ठीक है, बात बताऊं, रिलीजियस पर्पसेस, मंदिर के पास इनकम आती है कि नहीं? अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा कहीं आता है ना, तो वो मंदिर ही है। भगवान जी हैं आराम से बैठे हुए मंदिर में, धड़ाधड़ चढ़ावा आ रहा है। इतना तो मेहनत करके भी पैसा नहीं आता है जितना मंदिर में पैसा आता है। आराम से भगवान जी बैठे रहते हैं, भोग लगता रहता है, और छप्पड़ फाड़ के लोग पैसा डालते रहते हैं डब्बे में। इनकम है कि नहीं है? है। लेकिन पता है टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है। मंदिर को 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। चैरिटेबल, चैरिटी क्या होती है? चैरिटी आप समझते हैं, जैसे हमने विडो अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम किया, ठीक है, ऑर्फनेज खोला, ठीक है, जो जिन बच्चों के माता पिता नहीं है वो यहां रहते हैं, ओल्ड एज होम खोला, जो
बूढ़े लोग हैं, ठीक है, जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं उनको, उनके लिए घर वगैरह बनाया, ये सब कहलाता है चैरिटेबल एक्टिविटी। तो अगर मेरे पास चैरिटेबल पर्पसेस से या फिर रिलीजियस पर्पसेस से कुछ बचता है, कुछ इनकम आती है, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है, दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 to 13। लेकिन आपको समझना होगा ये बात कि हमें अपने आप को रजिस्टर कराना होता है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। हमें इनकम टैक्स को ये बताना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कि हमें चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, तो हमारी इनकम टैक्स फ्री हो जाती है, ठीक है। आपको बता दें कि हमारे हिंदुस्तान में चैरिटी की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। हमारे हिंदुस्तान में चैरिटी की डेफिनेशन में आता है एजुकेशन। एजुकेशन चैरिटी की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट वहां पे कहती है मान्यता प्राप्त, बस स्कूल कॉलेजेस जो लोग बेसिकली डिग्री वगैरह देते हैं, ठीक है, बस उनके लिए एग्जेम्पशन है। जैसे जो भी स्कूलें हैं, स्कूल बम्पर प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, पूरी तरीके से आज स्कूल कॉलेज कॉमर्शियलाइज हो गए हैं, लेकिन 1 रुपया टैक्स नहीं देना होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि हमें अपने देश में एजुकेशन प्रमोट करना, इंकरेज करना है। आज लोग स्कूल खोलने में क्यों इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है? इसीलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि पैसा एक तो खूब आता है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टैक्स नहीं लगता है। अब आप कहेंगे सर स्कूल में तो बड़ा बम्पर प्रॉफिट है, गवर्नमेंट को जरूर टैक्स लेना चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है आई नो दिस, बट स्टिल आई वोंट टेक टैक्सेस एज बिकॉज आई नीड टू इंकरेज एजुकेशन। हमें एजुकेशन को इंकरेज करना है, ठीक है। आप वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए करते हैं कुछ, वो भी चैरिटी में आता है, ठीक है। आप मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह, इन सब की सर्विसेज भी चैरिटी में आती है, ठीक है। हाँ, हालांकि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, ये बात आपको बतानी होगी। आप वहां से प्रॉफिट फिर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सारा का सारा पैसा आपको क्या करना होगा, वापस से उसी पर्पस में लगा देना होगा जिस पर्पस के लिए आप बने हैं, ठीक है। एजुकेशन का पैसा एजुकेशन में ही लगा रहना चाहिए। हॉस्पिटल के पैसे हैं तो वो हॉस्पिटल, मेडिकल के पैसे मतलब मेडिकल सर्विसेज में ही लगे रहने चाहिए, ठीक है। तो इसी केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। हालांकि मोदी जी के पावर में आने के बाद, 2014 के इलेक्शन को जीतने के बाद, नरेंद्र मोदी जी ने पहली चीज, एक और चीज यहां पे चैरिटी में इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज योगा। और आपको तो पता ही है बाबा रामदेव के और नरेंद्र मोदी के बड़े अच्छे रिलेशन है, सबको पता है ये बात। बाबा रामदेव ने बहुत हाईली इंकरेज भी किया, बहुत हाईली एडवर्टाइज भी किया था नरेंद्र मोदी के लिए ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम्स इन 2014, राइट। सो योगा को भी चैरिटेबल एक्टिविटीज में डाला गया और योगा से आने वाली इनकम अब क्या है, टैक्स फ्री है, ठीक है। इनफैक्ट आप ऐसे समझ लीजिए, यहां पे ये कहता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। कोई भी प्रॉपर्टी से अगर हमें इनकम आती है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ऐसे समझ लीजिए कि मैंने बाबा रामदेव से एक बिल्डिंग किराए पे ली जिसमें मैं अपनी क्लासेस चलाता हूं, बाबा रामदेव से, ठीक है। मैंने एक बिल्डिंग किराए पे ली जिसमें मैं अपनी कोचिंग चलाता हूं। बाबा रामदेव उस बिल्डिंग का किराया लेते हैं 2 लाख रुपए महीना, साल का कितना लेते हैं, 24 लाख रुपया। और बाबा रामदेव ये कहते हैं कि जो भी पैसा मैं राज अग्रवाल से लेता हूं किराए के नाम का, उस पैसे को मैं योगा में यूज करता हूं। कहां इस्तेमाल करता हूं, योगा को प्रमोट करने में। मैं जहां जाता हूं योगा कराता हूं और उसमें ये पैसे खर्च हो जाते हैं। तो पता है ये जो प्रॉपर्टी है जिससे उन्हें रेंट आ रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर व्हाट, चैरिटेबल पर्पस, बिकॉज द योगा इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी एंड दैट प्रॉपर्टीज इनकम इज बीइंग यूज्ड फॉर योगा। तो पता है ये किराए की इनकम भी बाबा रामदेव के लिए क्या है, एग्जेम्प्ट। और ये बात समझ में, तो जो भी प्रॉपर्टी की इनकम भी अगर आप चैरिटी में यूज करते हैं तो वो प्रॉपर्टी की इनकम भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए, न जाने बाबा रामदेव कितनी सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते होंगे जिससे किराए वगैरह की इनकम आती होगी, और वो कहते होंगे कि ये हम कहां यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कहां कर रहे हैं इस इनकम को, चैरिटी में, तो उनकी वो सभी इनकम क्या हो जाती होंगी, टैक्स। सबको समझ में आ रहा है। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। पता है ये किसकी देन है, ये नरेंद्र मोदी की देन है, जिन्होंने योगा को इतना हाईलाइट किया। एंड जितना योगा हाईलाइट हुआ उतने पॉपुलर हुए बाबा रामदेव।
आइए अगली बात देखिए, इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर नहीं बच्चों, पॉलिटिकल पार्टीज वो एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(13)A में। हम हर चीज के लिए लॉजिक दे सकते हैं, आपको कारण बता सकते हैं, लेकिन इसका कोई कारण ही नहीं है। यही तो हमारे देश का कानून बनाने वाले हैं, अपने लिए बड़ा सुंदर कानून बना के रखे हैं सब। क्या कानून है? टैक्स नहीं देना है, एग्जेम्प्ट है। यानी बीजेपी की इनकम, कांग्रेस की इनकम, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है इनकी इनकम क्या है? टैक्स फ्री है। भाई यही है हमारे देश का कानून बनाने वाले, यही लोग हैं, और अपने लिए बड़ा विचित्र और सुंदर कानून बनाए हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टैक्स नहीं देना, इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 13A। क्या कानून है, कितना सुंदर कानून है। ठीक है, सिर्फ एक इनकम पे इनके टैक्स लगता है, वो है बिजनेस की इनकम। मतलब अगर ये बिजनेस करेंगे, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस करती है? पॉलिटिकल लीडर करता होगा, अमित शाह बिजनेस करते हैं, ये मानने को मैं तैयार हूं, लेकिन बीजेपी का कोई बिजनेस है, कोई कांग्रेस का अपना बिजनेस है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। इनको बिजनेस करने की जरूरत क्या है? जिनके पास फोकट का दिन रात फंड आता रहता है, जिनके पास दुनिया भर की डोनेशंस आती रहती है दिन रात, क्या उनको बिजनेस करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। तो बिजनेस की इनकम पे टैक्स है पॉलिटिकल पार्टी के, बाकी किसी इनकम पे टैक्स नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी की सारी इनकम टैक्स फ्री है। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर का नहीं बोला हमने। इज राहुल गांधी लायबल टू पे टैक्स? यस। इज नरेंद्र मोदी लायबल टू पे टैक्स? यस। अमित शाह लायबल टू पे टैक्स? यस, दे आर लायबल टू पे टैक्स। But the political party like BJP, Congress, are they liable to pay tax? No, they are liable to pay tax only if they have business income. Only if they have business income. Okay. Income of electoral trust. इलेक्टोरल ट्रस्ट भी कुछ है नहीं, बेसिकली इलेक्टोरल ट्रस्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक ऐसी ट्रस्ट है जिसका पैसा उठ के पॉलिटिकल पार्टी को ही जाता है। मैं ऐसे समझाता हूं आपको। मान लीजिए एग्जाम्पल है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं और मुझे किसी भी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। ठीक है, मान लीजिए 2019 की इलेक्शन के लिए मैं बीजेपी के लिए चंदा इकट्ठा करना चाहता हूं। 2019 इलेक्शन के लिए बीजेपी के लिए मैं चंदा इकट्ठा करना चाहता हूं, तो मैंने सबसे बोला कि चलो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करो, मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं और ये पैसा इकट्ठा करके किसको दे दूंगा? बीजेपी को दे दूंगा। तो पता है, आप जब मुझे पैसा दोगे तो ये मेरी इनकम बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि एनी रिसिप्ट इज इनकम अनलेस ये बात ना लिखी हो कि इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, और ये बात लिखी है डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, तब तो वो इनकम नहीं है। लेकिन अदरवाइज मेरे पास कोई भी पैसा आता है तो वो मेरी इनकम हो जाएगी। हे भगवान, मैं तो बीजेपी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, बस वो भी चंदे का पैसा उठाऊंगा, दे दूंगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोविजन बनाया है कि राज अग्रवाल, आप चंदा ऐसे नहीं इकट्ठा करेंगे, आप बनाएंगे एक इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से होता है। हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाना होगा और उनसे एक ट्रस्ट रजिस्टर कराना होगा, उसे कहा जाता है इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब हम जो पैसा लेंगे वो इलेक्टोरल ट्रस्ट के नाम से लेंगे और वहां से उठ के पैसा किसको जाएगा? पॉलिटिकल पार्टी को जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। तो ये जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं वो अगर अपने नाम से इकट्ठा कर लिए तो वो उनकी इनकम हो जाएगी। चंदा इकट्ठा करने के लिए आपको इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाना होगा। और ये देखिए गवर्नमेंट का सुंदर सा कानून, गवर्नमेंट कहती है कि इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट, यानी इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो भी पैसा आ रहा है वो एग्जेम्प्ट है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो पैसा किसको जाना है? पॉलिटिकल पार्टी को। तो पॉइंट नंबर 4 में ये था, जो पैसा पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली आता है। इनकम ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट का मतलब है जो पैसा पॉलिटिकल पार्टी को इनडायरेक्टली आता है इलेक्टोरल ट्रस्ट के तहत, तो ये पैसे भी एग्जेम्प्ट है। अब बड़ी सुंदर बात सुनिए, जो सबसे सुंदर बात थी, आपको ये 3 पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5 नहीं पढ़ना है। दिस इज नॉट इन कोर्स। अच्छा लगा कि नहीं सुन के? ये बात तो सबको बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। पढ़ना क्या है हमें? सेक्शन 10, इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन। और क्या पढ़ना है? SCZ में न्यूली स्टैब्लिश्ड यूनिट जो है उनकी इनकम की एग्जेम्पशन। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाइए पहले सेक्शन पे आते हैं। इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन, सेक्शन 10।
और सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10(1). सेक्शन 10(1), ठीक है। अब आप हमको ये बताइए, आपके हिसाब से सरकार को खेती की कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लेना चाहिए? एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, ठीक है। छोड़ दीजिए सरकार कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लग रही है, कौन सी खेती की इनकम पे नहीं ले रही है, वो हम आपको बता देंगे, अभी पढ़ देंगे आपके लिए एक्ट। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सरकार को कौन सी खेती की इनकम पे टैक्स नहीं लेना चाहिए? क्योंकि खेती करने वाले अलग अलग तरीके के लोग हैं और अलग अलग तरीके की इनकम आती है। पता है हिंदुस्तान में किसान गरीब भी है तो हिंदुस्तान में सबसे अमीर भी किसान ही है। आपको पता है पंजाब के ऐसे ऐसे रईस किसान हैं, जितनी महंगी कारें इंपोर्ट होती है ना इंडिया में, विदेश से जितनी महंगी कारें आती हैं सब वही लोग खरीदते हैं। सब फार्मर है, किसान है पंजाब के। इतनी बड़ी बड़ी जमीन है, इतनी ज्यादा खेती होती है, गजब की इनकम है उनकी। अब ऐसे भी किसान है भाई जो छोटा सा कर्जा ले लेते हैं तो अदा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि हमारी सरकार को कौन सी इनकम को पे टैक्स नहीं लेना चाहिए? जो लोग छोटी सी जमीन है, ठीक है, अपना खेती करते हैं, अपना छोटा मोटा इनकम कमाते हैं, वो कुछ किसान तो पता है क्या है, बेसिकली अपनी जमीन ही नहीं है, दूसरे की जमीन पे मजदूरी करते हैं, दूसरे की जमीन पे काम करते हैं और डेली का कुछ ना कुछ उसको मजदूरी मिल जाता है। सरकार को इस पे टैक्स नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात, एक रईस किसान है, बड़ा किसान है, बड़ी सारा प्रोड्यूस करता है, वो बेचता है, उससे टैक्स नहीं लेना चाहिए। और कुछ किसान तो ऐसे हैं जो अपनी जमीन किराए पे दे देते हैं और दूसरे को कहते हैं तुम खेती करो और हमको किराया देना। भाई हम बड़े किसान हैं, मेरे पास इतनी सारी जमीन है, क्या होगा काम करके, हमने जमीन ही किराए पे दे दी, खेती करो और कमाओ और हमको किराया दो। किसकी इनकम पे टैक्स गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए? ध्यान दीजिए, आप इमोशनल हो जाओगे तो यही बोलोगे कि सर वो गरीब वाले से ना ले और ये सब अमीर वालों से, रईसों वालों से ले टैक्स। तो हम आपसे पूछेंगे कि वैसे ही गवर्नमेंट 3 लाख रुपए तक तो टैक्स लेती ही नहीं है, साल का 3 लाख रुपया कमाने वाले से तो टैक्स वैसे ही नहीं लिया जाता है। 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा और 2.5 लाख से 3 लाख रुपए पे जितना टैक्स बनेगा उतना रिबेट मिल जाएगा, यानी 3 लाख रुपए पे टैक्स है नहीं। 3 लाख रुपए साल का मतलब समझते हो महीने का कितना होता है? 25,000 रुपए पर मंथ। अब जरा हमको ये बता दो कौन से मजदूर को 25,000 रुपए महीना मिलता है? किसी को मिलता है क्या? यानी वैसे ही किसी को टैक्स नहीं देना है। आप कह रहे हो सर गरीब वाले किसान से टैक्स ना ले, अरे कौन सा गरीब किसान है? गरीब भी कह रहे हो 25,000 रुपए से ज्यादा भी कमाता है, और अगर किसी और की जमीन पे मजदूरी कर रहा है तो 25,000 रुपया महीना मिल जा रहा होगा, ये हम मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनसे तो वैसे ही सरकार टैक्स नहीं ले रही है, उनको टैक्स वैसे ही नहीं देना है। और अगर आप कहोगे कि ये जो रईस वाले किसान है इनसे गवर्नमेंट टैक्स ले, जो किराए पे जमीन चला रहे हैं अपनी और किराया ले रहे हैं इनसे टैक्स ले, तो पता है देश में खेती होना बंद हो जाएगी जिस दिन गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेने लग जाएगी। मान लीजिए हम बड़े किसान हैं, मेरे पास बड़ी जमीन है, आज हम उसको खेती के लिए किराए पे पता है क्यों देते हैं? गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेती। गवर्नमेंट जब टैक्स ले, कल को हम उस पर मॉल बनवाएंगे और मॉल का किराया आएगा, जब टैक्स ही देना होगा तो खेती की जमीन क्यों देंगे? जब टैक्स ही देना होगा तो खेती की जमीन पे क्यों देंगे? अगले दिन मॉल बनवाएंगे, मॉल का किराया लेंगे, अब टैक्स देंगे। आप ये समझ लीजिए हिंदुस्तान में खेती बंद हो जाएगी। टैक्स अगर हमें माफ करना है तो उन्हीं लोगों का माफ करना होगा जो रईस किसान है, उनका भी करना पड़ेगा। अरे बेसिकली एग्रीकल्चर हो तो उन्हीं की वजह से रहा है। आप समझ पा रहे हैं? आप ध्यान दीजिएगा, आपको लॉ मेकर की जगह पे खड़ा रहना है, आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको इमोशन में डिसीजन नहीं लेना है, आपको समझना है कि देश कैसे चलाना है। देखिए ये आप ही लोग हो जो कल फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताओगे कि देश का कानून कैसे बनना चाहिए।
जस्ट सोच के देखिए, क्या हमें अपने देश में एग्रीकल्चर एक्टिविटी को ग्रो कराना है कि नहीं? अरे हम खेती वाले देश को बिलोंग करते हैं, जहां पे 60% लोग खेती पे डिपेंडेंट हैं। ये डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हमारे देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से चलती है। हम पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट करते हैं, हम उसी से पैसा कमाते हैं, उसी से सब कुछ चलता है हमारे देश में। और गवर्नमेंट ने हमेशा इस एक्टिविटी को इंकरेज किया है। अगर गवर्नमेंट कहेगी कि हम एग्रीकल्चर पे टैक्स लेंगे, ये सारे लोग एग्रीकल्चर पे अगर टैक्स देने लग जाएंगे, तो शायद हो सकता है इनका इंटरेस्ट कम हो जाए। गवर्नमेंट इस बिजनेस को, इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इंकरेज करना चाहती है। निश्चित है सभी की इनकम को क्या करना होगा? टैक्स फ्री करना होगा। और यही लिखा हुआ भी है। हालांकि अगर हम आपसे ये बोलते हैं ना, गवर्नमेंट खेती की इनकम को एग्जेम कर रही है, लेकिन किराया जो आता है खेती की जमीन से उसको भी एग्जेम कर रही है, तो आपको बात पचती नहीं। ये बात आपको समझना जरूरी था कि किराया अगर आ रहा है खेती की जमीन से, शायद उस पर टैक्स नहीं है, इसीलिए तो वो किराए पे खेती की जमीन दिया है। गवर्नमेंट अगर खेती कराना चाहती है देश में, तो निश्चित है ऐसा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उसे एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 100 करोड़ टैक्स नहीं है। लेकिन एक मेरी पर्सनल ओपिनियन पता है क्या है? सरकार को टैक्स देना चाहिए, थोड़ा ही ले, कम ले। खेती पे भी टैक्स होना चाहिए। जब हर कोई टैक्स दे रहा है और बिजनेस कर रहा है, अंबानी इस बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं? ले रहे हैं, कर रहे हैं ना बिजनेस, टैक्स भी दे रहे हैं कि नहीं? दे रहे हैं। तो खेती वाला क्यों नहीं देगा? देगा, लेना चाहिए। ठीक है, यहां पे कम ले, कुछ भी करे, लेकिन लेना चाहिए। ठीक है, छोटी मोटी इनकम है छोड़ दें, लेकिन एक बड़ी इनकम पे जरूर टैक्स देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम इज टोटली एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चरल इनकम दो एग्जेम्प्ट इज टू बी एग्रीगेटेड इन द केस ऑफ सर्टेन एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द रेट ऑफ टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये ब्रैकेट वाली बात को समझा रहा हूं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पूरी तरीके से नहीं समझा रहा, बहुत ऊपर ऊपर से, मतलब जिसको कहते हैं ना, बहुत लाइट तरीके से, बहुत हल्के फॉर्म में उसको समझा रहे हैं। और इस बात को जो हम समझा रहे हैं, इसे आप कहीं नोट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप नोट कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम बात पूरी नहीं बता रहे हैं, ये अधूरी बात है। और कहीं नोट हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शायद बाद में जब 2 महीने बाद आप पढ़ें, 4 महीने बाद आप पढ़े, तो आप भूल जाए। और आप भुलक्कड़ तो है ही, नंबर 1 है, याद तो आपको कुछ रहता नहीं है। ठीक है, तो गलती से भी नोट मत कर लेना, क्योंकि अगर नोट कर लिए तो शायद आप भूल जाओगे कि सर ने बोला था कि ये बात अधूरी है, और आप सोचोगे यही होता ही है, अधूरी बात बता रहे हैं। तो जिस समय पूरी बात बताएंगे उस समय नोट करा देंगे, इस समय थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। खेती की इनकम पे, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों है, I have agricultural income and also I have non-agricultural income. तो ये तो पता है सबको कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे तो टैक्स लगेगा। इसका टैक्स रेट क्या होगा? will depend, tax rate will depend on aggregation of agricultural and non-agricultural income. बहुत ध्यान से समझिए। अगर मेरे पास एग्रीकल्चर से इनकम आती है तो उस पर टैक्स सरकार कहती है मैं नहीं लूंगी। लेकिन अगर आपके पास खेती के साथ साथ, एग्रीकल्चर के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी आती है, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा? नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे आपको टैक्स रेट, आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स रेट क्या होगा, ये हम डिटरमिन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। समझिएगा बात।
अगर मान लीजिए मेरी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख रुपए की है, ठीक है, मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए की, मेरी एग्रीकल्चर इनकम कोई है ही नहीं, तो खत्म काम भाई। एग्रीकल्चर खेती से इनकम आती नहीं है। नॉन एग्रीकल्चर का मतलब एनीथिंग अदर देन एग्रीकल्चर। मेरी 5 लाख रुपए की इनकम है, तो आपको बड़े अच्छे से ये बात पता है कि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा और बैलेंस 2.5 लाख रुपए पे 5% का टैक्स होगा। 2.5 लाख तक तो देना ही नहीं है और बाकी के 2.5 लाख रुपए पे 5% का टैक्स देना है। कोई तकलीफ यहां तक नहीं। हमको टैक्स देना है क्या रेट से? 5% के रेट से। लेकिन अगर मेरी एग्रीकल्चरल इनकम 15 लाख रुपए है और मेरी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख रुपए है, तो इस 15 लाख रुपए पे मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, नो टैक्स। लेकिन इस 5 लाख रुपए पे मुझे टैक्स देना है एट द रेट ऑफ 30%, जबकि यहां पे टैक्स रेट क्या आ रहा था? एट द रेट ऑफ 5%। पूरे 5 लाख पे नहीं था, 2.5 पे ही था। यहां पे भी पूरे 5 पे नहीं रहेगा, कम पे ही रहेगा। वो सब छोड़ दीजिए अभी। कितने पे लगेगा, क्या लगेगा, हमने कहा था ना कि पार्शियल बात करेंगे, अभी पूरी बात नहीं करेंगे। अभी जितना समझा रहे उतना ही समझिएगा। क्यों 30% लगेगा अब ये समझिए। मैं 15 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम कमाता हूं, 5 लाख रुपए नॉन एग्रीकल्चर, यानी मैं 20 लाख रुपए कमाता हूं, और 10 लाख रुपए के ऊपर एक इंसान 30% स्लैब में पहुंच जाता है, तो गवर्नमेंट मुझसे कह रही है कि आपको टैक्स 30% के रेट से देना होगा। क्यों? बेसिकली गवर्नमेंट ने कानून क्या बनाया है? जो बहुत कम कमाते हैं उनको टैक्स नहीं देना है, जो थोड़ा ज्यादा कमाते हैं उनसे वो थोड़ा टैक्स देंगे, जो थोड़ा और ज्यादा कमाते हैं वो थोड़ा और ज्यादा टैक्स देंगे, जो बहुत ज्यादा कमाते हैं वो बहुत ज्यादा टैक्स देंगे। मतलब ये है कि गरीब और अमीर की बाइफर्गेशन गवर्नमेंट ने कर रखी है। गरीब है टैक्स नहीं देना है, अमीर है टैक्स देना है, ठीक है। बीच का है कम टैक्स देना है। जब एक इंसान सिर्फ 5 लाख रुपए कमा रहा था तो गवर्नमेंट क्या कह रही थी? गवर्नमेंट कह रही थी बाकी तो कोई इनकम है नहीं, बस 5 ही लाख रुपए कमाते हो, यानी बहुत अमीर आदमी नहीं हो, तुम टैक्स दोगे 5% के रेट से। लेकिन जब मैं 15 लाख रुपए और 5 लाख रुपए नॉन एग्रीकल्चर दोनों मिला के 20 लाख रुपए कमाता हूं, तो गवर्नमेंट कह रही है तुम रईस आदमी हो, पैसे वाले हो, 20 लाख रुपए कमाते हो। हाँ, 15 लाख रुपए तुम्हारी खेती की इनकम है, इस पे टैक्स नहीं लेते, लेकिन आदमी तो तुम रईस हो ना, तुम रईसी वाले स्लैब में जाते हो 10 लाख रुपए से ऊपर वाले में, तो तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर पे टैक्स क्या रेट से लेंगे? 30%। सबको बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेती, लेकिन अगर आपके पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो ऐसे में नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स रेट बढ़ जाएगा एग्रीकल्चर इनकम होने की वजह से, क्योंकि आप कौन से स्लैब में फॉल कर रहे हो ये दोनों मिला के देखा जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों इनकम मिला के एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर मिला के हम 20% के स्लैब में चल गए तो मेरे ऊपर 20% का टैक्स आ जाएगा, 30% के स्लैब में चल गए तो 30% का टैक्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्लैब मेरे ऊपर कौन सा आना चाहिए ये डिपेंड करेगा एग्रीगेट इनकम पे। बस इस बात को इतना ही समझिए, यहीं पे ड्रॉप कर दीजिए। इस बात को फिर से उठाएंगे और आपको पूरी बात बताएंगे, ठीक है। ये बात हमने पार्शली बताई है, बस दिमाग में बात बैठ गई कि एग्रीकल्चर इनकम होने की वजह से नॉन एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स बढ़ जाता है, इतना बहुत है। एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 2(1)(a) मीन्स, एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है और एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। तो एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या चीज कवर हो जाती है देखो। एनी रेंट और रेवेन्यू, बड़ी सुंदर बात, किराया अगर आ रहा है, एनी रेंट और रेवेन्यू डराइव फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, अगर खेती की जमीन से किराया आ रहा है, ठीक है, खेती की जमीन से एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, आपको रेंट आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है लैंड से, वो लैंड कहां पे? इंडिया में है, और आप उस लैंड का यूज कौन सा हो रहा है? एग्रीकल्चर पर्पस का। मतलब अगर खेती के लिए जमीन यूज हो रही है और आपको किराया आ रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, यानी वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। हाँ, वो कहां पे होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप खेती हिंदुस्तान के बाहर करते हैं तो गवर्नमेंट उसको क्यों इंकरेज करेगी?
हिंदुस्तान के बाहर आप खेती कर रहे हैं, आपकी पाकिस्तान में खेती की जमीन है, वहां पे आप खेती कर रहे हैं, ये इनकम है। कौन से की होनी चाहिए आपके हिसाब से? दिस विल गो टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। हाँ, अगर यही आपका बिजनेस है, खेती आपका बिजनेस है, तो पीजीबीपी, ठीक है, अदरवाइज अदर सोर्सेस। दूसरा क्या है? एनी इनकम डेराइव फ्रॉम सच लैंड बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड एज रेंट इन काइंड सो एज टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोड्यूस। कह रहा है कि अगर कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन उस लैंड पे हुआ है, उससे इनकम आ गई, जैसे कि प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे कि रेज्ड एंड रिसीव्ड एज रेंट इन काइंड सो एज टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोड्यूस। समझिएगा बात को। आलू जमीन के नीचे होता है कि ऊपर होता है? पता है? सब खाने वाले हैं, पता क्या करेंगे आलू नीचे हो रहा है कि ऊपर हो रहा है? आलू जमीन के नीचे होता है और जब उसको निकाला जाता है तो उस पर मिट्टी होती है, ठीक है। बेसिकली करना क्या पड़ता है, पहले उस मिट्टी को साफ किया जाता है, तब मार्केट में भेजा जाता है उसको बेचने के लिए। एक बात बताइए, जो आलू उगा रहा है मेरे खेत में, उसको हम पैसे देते हैं, उसके लिए ये कौन सी इनकम है? खेती की। जो आलू निकाल रहा है वो भी खेती ही कर रहा है। अरे जो आलू लगा रहा है वो भी खेती कर रहा है, ठीक है। आलू निकाल रहा है वो भी खेती कर रहा है, वहां पे पानी डाल रहा है वो भी खेती कर रहा है, सबके लिए एग्रीकल्चर इनकम है। आलू निकालने के बाद कोई साफ कर रहा है उसको, वो भी खेती की इनकम पा रहा है। वो सफाई करना भी खेती है, एग्रीकल्चर है। जब तक कि हम उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फिट नहीं कर देते मार्केट के लिए ताकि वो मार्केट में जाके बिक सके, तब तक का सारा काम एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता है। अब आप उनको बताएंगे, मैंने आलू निकाला और आलू निकाल के उसका चिप्स बना के मार्केट में भेज दिया, ये चिप्स बनाने वाला काम क्या ये भी एग्रीकल्चर है? नहीं। अरे बस आलू साफ करना है, चिप्स नहीं बना देना है उसका, ठीक है। आलू साफ करने तक का काम, ताकि हम आलू बेच सके, ठीक है। जो चीज आप निकाल रहे हो, जो चीज की आप खेती कर रहे हो, उस आइटम को मार्केट तक बेचने के लिए अगर आप कोई काम करते हो तो वो भी एग्रीकल्चर है, ठीक है। उस आइटम को चेंज नहीं कर देना है। जैसे टमाटर निकाल के उसका केचप बना के बेच दिए, तो केचप बना देना एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, वो खेती नहीं है। लेकिन टमाटर निकाल के अगर उसमें कुछ करके जैसे मान लीजिए टमाटर निकाले, फिर हम 50-50 किलो की बोरी बनाते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं बेचने के लिए, तो 50-50 किलो की बोरी बनाने के लिए भी तो कोई लेबर लगा हुआ है। वो 50-50 किलो की बोरी बना रहा है टमाटर की, उसको भी कुछ पेमेंट कर रहे हैं, उसकी कौन सी इनकम है? खेती की। ये भी खेती का हिस्सा है, क्योंकि ये किए बिना टमाटर बिकेगा नहीं मार्केट में, ये तो करना पड़ेगा ना। तो जितना भी काम हम करते हैं मार्केट तक पहुंचाने के लिए, वो सारा काम क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी। Any income derived from such land by way of agriculture operation, including processing of agriculture produce, will be agriculture income. C. Any income derived from any building, farmhouse or land utilized in connection with cultivation of agriculture produce. सुनिएगा ध्यान से। बोलता है ये खेती की जमीन है आपकी, दिस इज योर लैंड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। आपने इसको किराए पे दिया, जो किराए की इनकम आएगी वो एग्रीकल्चर इनकम है, टैक्स नहीं देना है। इस खेती की जमीन पे यहां कॉर्नर में एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। आपने ये पूरी खेती की जमीन इंक्लूडिंग ये बिल्डिंग, ये पूरा दे दिया है किसी को किराए पे। बिल्डिंग भी है इसमें, बिल्डिंग सहित किराए पे दे दिया है पूरा, ठीक है। आपको जो किराए की इनकम आ रही है, क्या पूरी एग्जेम्प्ट होगी? उसमें खेती की जमीन भी दी हो, बिल्डिंग भी दे दी हो, क्या पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा? कह रहा है एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरा खेती की इनकम कहलाएगा। अगर ये बिल्डिंग भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेशन में यूज हो रही है, ये कैसे यूज हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि नहीं कि हम खेती करने के लिए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, मैन्योर यूज करते हैं, ठीक है, खाद वगैरह यूज करते हैं खेती के लिए, फरसा और पता नहीं थ्रेशर्स वगैरह इंग्लिश में बोलते हैं उसको, वो सब हम लोग यूज करते हैं। तो ये सबको रखने की जगह चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। वो पता है कहां रखते हैं? इस बिल्डिंग में। और जो खेती होती है, जब हम इस फसल अपनी काटते हैं तो उसको भी रखने की जगह चाहिए, वो भी कहां रखते हैं? इस बिल्डिंग में रखते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बिल्डिंग भी कहां यूज हो रही है? एग्रीकल्चर में।
और इस बिल्डिंग का भी जो मुझे किराया मिल रहा है वो भी क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम। यही कह रहा है, कह रहा है कि अगर आप कोई बिल्डिंग है, कोई फार्म हाउस है उस लैंड पे जो अगेन खेती में यूज हो रही है, तो पूरी इनकम जो आपके पास आ रही है वो खेती की इनकम है। क्लियर सबको? चलिए और देख लेते हैं। As per explanation 3 to section 2(1)(a), income derived from saplings or seedlings grown in nursery shall be deemed to be agriculture income. नर्सरी जानते हैं, नर्सरी जहां हम पौधे लेने जाते हैं, ठीक है। ये जो नर्सरी वाले होते हैं वो सैपलिंग और सीडलिंग्स बेचते हैं। सैपलिंग और सीडलिंग समझते हैं? जब आप नर्सरी में जाते हो, पौधा खरीदते हो, तो क्या देते हैं वो? 10 फीट का पेड़ दे देते हैं आपको, लीजिए अपने घर में ले जाके लगा दीजिए। नहीं, वो लोग छोटे छोटे पौधे बेचते हैं। और आप कभी कभी देखोगे वो छोटे पौधे भी नहीं, बीज जो होता है उसको मिट्टी से कवर किए रहते हैं और थोड़ा सा 1-2 पत्ती ऊपर की तरफ बस निकली हुई है, वो छोटा वाला बेचते हैं। हम आपको समझाते हैं क्या होता है। देखिए ये बीज है, ये मिट्टी में ये लोग कवर कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और हल्का सा बस ये निकला हुआ है, ये बेचते हैं। और कभी कभी वो क्या करते हैं, एक छोटे से गमले में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा इतना सा पेड़ है, ये बेचते हैं। पेड़ मत देखो ध्यान से, मतलब की बात समझो, कौन सा पेड़ है यही सोच रहे हो, ठीक है। पेड़ नहीं, पौधा कहेंगे, पौधा है ये, छोटा सा पौधा, और ये इसमें तो बस बीज ही है, बीज है, बस थोड़ा बहुत कुछ निकल गया है ऊपर। इसको कहते हैं सीडलिंग्स, इसको कहते हैं सीडलिंग्स। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैपलिंग्स। जो गमले वगैरह में, मतलब जो पौधा होता है छोटा, उसको सैपलिंग्स बोला जाता है। और जिसमें बीज होता है बस थोड़ा बहुत निकला हुआ है, बस हल्का सा छोटा सा होगा, पकड़ा देते हैं इस तरीके से, वो सीडलिंग्स कहलाता है। ये जो नर्सरी वाले होते हैं ये यही तो बेचते हैं कि और भी कुछ बेचते हैं? बड़ा बड़ा पेड़ 10-10 फीट का नहीं ना बेचते हैं, सैपलिंग बेचते हैं, सीडलिंग बेचते हैं। इससे जो भी आमदनी उनके पास आती है वो टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अच्छा, तो सीधे सीधे ये नहीं क्यों नहीं बोल देता, या आप सोच सकते हो कि सर आप ऐसे क्यों नहीं बोल देते कि जो लोग नर्सरी का बिजनेस करते हैं उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते बच्चों। एक बात बताइए, कभी कभी वो लोग सिर्फ गमला भी बेचते हैं कि नहीं? अलग से गमले लेना हो तो आप जाके खरीद सकते हो वहां पे, तो उससे उस पे जो इनकम आ रही है वो टैक्स फ्री नहीं है। सिर्फ सैपलिंग्स और सीडलिंग से जो इनकम आती है ना, वही टैक्स फ्री होती है। और हिंदुस्तान में तो हालांकि 10 फीट के पेड़ नहीं बिकते, 20 फीट के पेड़ नहीं बिकते। आपको बता दें, विदेशों में 20-20 फीट के पेड़ बिकते हैं। लोग नई नई जगह बनाते हैं और बड़ा बड़ा पेड़ लाके लगा देते हैं, पूरा गार्डन बन जाता है तुरंत। 4 दिन के अंदर गार्डन रेडी हो जाता है। उस वहां पेड़ छोटा सा पौधा लगा के बड़ा करने का इंतजार करना नहीं पड़ता। विदेशों में बहुत सारी नर्सरीज ऐसे हैं जो 20-20 फीट के पेड़ बेचते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दिया, क्योंकि आप सोचोगे कि सर पौधे ही तो बिकते हैं, तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बात बता रहे थे कि हमारे देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन विदेशों में ऐसा सिस्टम है, बड़े बड़े पेड़ भी बिकते हैं, ठीक है। चलिए छोड़ देते हैं, हम लोग को उससे करना क्या है। हमें ये बात समझ ली है कि सीडलिंग और सैपलिंग से जो इनकम आती है वो क्या है, एक्सेप्ट है, वो एग्रीकल्चरल इनकम है। अब कुछ क्वेश्चन है, वेदर दे आर एग्रीकल्चर इनकम। जैसे कि एक कंपनी है जिसके पास एग्रीकल्चर इनकम आती है, अब वो डिविडेंड दे रही है, तो क्या डिविडेंड भी एग्रीकल्चर इनकम है? हमें कंपनी है, मेरे पास खेती की इनकम आती है, ठीक है भाई, तो मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है, कंपनी की इनकम। अब वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, तो क्या डिविडेंड भी एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं भाई, डिविडेंड एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो इस तरीके के बड़े सारे क्वेश्चन हैं, ये आप जरूर देखेंगे क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, या आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ठीक है, ओनली आफ्टर एग्जाम। अभी ठीक है, अभी देखने का मन हो देख लीजिए, ऐसी कोई मनाही नहीं है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है एग्जाम के लिए, ओके।
disintegration of income which is partially agriculture and partially from business. कुछ इनकम ऐसी होती है जो एग्रीकल्चरल भी है और बिजनेस भी है। हम आपको समझाते हैं इस बात को। आपने टाटा टी का एडवर्टीजमेंट देखा है टीवी में? टाटा की जो चाय पत्ती आती है उसका एक एडवर्टीजमेंट आता है टीवी में। मैं उसकी लाइन सुनाता हूं आपको। वो लोग बोलते हैं उस एडवर्टीजमेंट में, चुन चुनकर बागानों से लाए हैं, चुन चुनकर बागानों से लाए हैं, और वो सच बोलते हैं। आपको ये बात पता है, टाटा टी कंपनी का अपना चाय का बागान है। वो लोग चाय के पौधे लगाते हैं, फिर जब उसमें से टी लीव्स निकलती है तो उससे वो लोग क्या करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, टी बनाते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। हिंदुस्तान में ज्यादातर कंपनियां जो चाय की पैकेट बेचती हैं वो अपना खेती नहीं करती चाय की पत्ती की। वो किसी किसान से क्या करती हैं, चाय की पत्ती ले लेती है, उसकी प्रोसेसिंग करती है, पैकेजिंग करते हैं और बेच देते हैं। अपनी चाय के बागान वगान नहीं है, खेती वेती नहीं करते हैं चाय की। लेकिन टाटा टी कंपनी जो है वो उसके अपने चाय के बागान है, वो चाय की खेती करती है और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करती है। ठीक है। अब अगर हम ये कहते हैं कि टाटा टी कंपनी का प्रॉफिट साल भर का 10 करोड़ रुपए है, तो ये प्रॉफिट कौन सा है, एग्रीकल्चरल है कि नॉन एग्रीकल्चरल है? भैया मिक्स्ड है, क्योंकि पहले तो खेती भी की और फिर उसके बाद बिजनेस किया, उसमें प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करना। तो चाय के पौधे लगाना, चाय की पत्तियां चुन चुन कर बागानों से लाना, चाय की पत्तियां तोड़ना, यहां तक तो खेती थी। उसके बाद उसको प्रोसेस करके पैकेट में पैक कर देना, ये बिजनेस था। तो उनकी अगर 10 करोड़ रुपए की इनकम आ रही है तो कुछ उसमें से खेती की इनकम है और कुछ बिजनेस की इनकम है। कैसे बताएंगे? अब आप ये बताइए, बड़ा मुश्किल सा प्रश्न है कि नहीं। अगर हम एक पैकेट चाय पत्ती बेचते हैं, हम टाटा टी कंपनी एक पैकेट चाय पत्ती बेचते हैं और 10 रुपए कमा लेते हैं, तो क्या बोले उसमें से कितना रुपया खेती की वजह से है और कितना रुपया पैकेजिंग की वजह से है? नहीं बता सकते। गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा। एक काम करते हैं, हम इस काम को आसान कर देते हैं, हम एक डमी परसेंटेज दे देते हैं, एक डमी परसेंटेज दे देते हैं, उसी पे बांट लो। गवर्नमेंट ने क्या डमी परसेंटेज दिया? कहा एक काम करो, अगर चाय का धंधा कर रहे हो जिसमें तुम चाय ग्रो भी करते हो, मैन्युफैक्चर भी करते हो, ग्रो करने का मतलब चाय के पौधे लगाते हो, मैन्युफैक्चर करने का मतलब उसकी प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करते हो, अगर ऐसा कुछ धंधा कर रहे हो तो 40% अपनी नॉन एग्रीकल्चर मान लो, नॉन एग्रीकल्चर का मतलब बिजनेस मान लो, और 60% खेती की इनकम मान लो। बड़ी सुंदर बात। यानी कि अगर हम टाटा टी कंपनी है और मेरा प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए है, बच्चों, मैं टाटा टी कंपनी हूं और मेरा प्रॉफिट 10 करोड़ है, तो कितने रुपए पे टैक्स देना है? मात्र 4 करोड़ रुपए पे, क्योंकि 6 करोड़ रुपए खेती का मान लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक दूसरी चाय की कंपनी हूं, किसी से चाय पत्ती खरीदते हैं, उठा के प्रोसेस करके पैकेज करके बेच देते हैं। 10 करोड़ मेरी इनकम है। मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी? 10 करोड़, क्योंकि हम ग्रो नहीं करते, मेरे में खेती है ही नहीं, मेरा तो प्योर बिजनेस है। तो जो लोग खेती करके फिर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात है कि आपका 40% क्या मान लिया जाएगा बिजनेस और 60% क्या मान लिया जाएगा एग्रीकल्चर। अब बच्चों 40-60 हम दो याद करते हैं ना, तो हम यही भूल जाते हैं कि 40 किसका था और 60 किसका था। 40-60 तो याद रहता है, लेकिन 40 एग्रीकल्चर था कि 40 बिजनेस था, यही भूल जाते हैं। तो हम बच्चों कहते हैं कि हम लोग याद सिर्फ ये वाला करेंगे, हम लोग सिर्फ ये वाला पोर्शन याद करते हैं, सारा याद करने का मतलब नहीं है। ठीक है, ये वाला पोर्शन याद कर लो। खेती वाला, बिजनेस वाला छोड़ देते हैं, खेती वाला याद करेंगे, बैलेंस बिजनेस है ये मान ले, पता ही चल जाएगा। अगर 60 एग्रीकल्चर है तो 40 बिजनेस है। ठीक है, तो यहां पे हम टाटा टी लिख दें आपकी एग्जांपल के लिए, याद रहेगा आपको। टाटा टी के केस में 60% एग्रीकल्चर। रबर क्या होता है? बेसिकली रबर का पेड़ लगाया जाता है, फिर वहां से लेटेक्स निकाला जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और वो रबर बन जाता है। ये उन्हीं लोग के लिए बात हो रही है जो लोग रबर बनाते हैं। ठीक है, अपना पेड़ लगा के खेती करके रबर बनाते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है 65% एग्रीकल्चर है।
यानी 10 करोड़ रुपया अगर हम रबड़ से कमाते हैं तो 3.5 करोड़ रुपए मेरी बिजनेस की इनकम होगी। 6.5 करोड़ रुपया मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है, वो खेती की इनकम है, वो टैक्स फ्री है। सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर, अगर हम कॉफी ग्रो करते हैं और क्योर करते हैं। कॉफी ग्रो करने का मतलब कॉफी का पेड़, कॉफी के भी पेड़ लगते हैं, ठीक है, पौधे लगाए जाते हैं कॉफी के, और कॉफी की बीन्स उसमें से निकाली जाती है, ठीक है। जब कॉफी का पौधा बढ़ता है तो उसमें कॉफी की बीन्स पैदा होती है, ठीक है, उस कॉफी की बीन्स को निकाला जाता है। हम आपको बताते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद ये जो कॉफी की बीन्स होती है ना, इस पे छिलके होते हैं, कवर होता है, ठीक है, उसको हटाया जाता है, उसको हटाया जाता है, इसी को कहा जाता है क्योरिंग। बात समझ में आई? फिर से रिपीट करें। कॉफी का जब आप पौधा लगाएंगे तो उस पे कॉफी बीन्स पैदा होती है, ठीक है, लेकिन ये जो कॉफी बीन्स पैदा होती है उसके ऊपर कवरिंग होती है, छिलका होता है, ऐसे कह लीजिए। वो छिलके सहित मार्केट में नहीं बिकता, उस छिलके को हटाया जाता है, अंदर से बीन्स निकलती है, वो बेचा जाता है। लेकिन वो बीन्स हम लोग नहीं खरीदते, क्योंकि हम अपने घर में उससे कॉफी बना ही नहीं पाएंगे। हम अपने घर में कॉफी पता है कौन सी खरीदते हैं? जो नेस्कैफे बेचता है। अब वो क्या करता है हम आपको बताएं। नेस्कैफे सिर्फ छिलका नहीं उतारता है, नेस्कैफे क्या करता है, छिलका उतारता है, उसके बाद क्या करता है, उसको रोस्ट करता है, भूंजता है। कॉफी बहुत कड़वी होती है, आप पी नहीं सकते अगर डायरेक्ट कॉफी बना दी जाए तो। जो कॉफी के बीन्स निकलते हैं उसको पाउडर बना के डायरेक्ट कॉफी बना दी जाए, आप पी नहीं पाएंगे, बहुत कड़वी होती है वो। उसको भूजा जाता है, भूजने से उसकी कड़वाहट निकलती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें चिकोरी मिक्स किया जाता है। चिकोरी फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, कुछ चॉकलेट्स के फ्लेवर, ये सब उसमें डाला जाता है, तब जाके नेस्कैफे जैसी कॉफी तैयार होती है। लेकिन होटल वाले वो नेस्कैफे नहीं खरीदते, क्योंकि होटल में जब हम जाते हैं, बड़े होटल की बात कर रहे हैं, मेनू पढ़ते हैं तो उसमें होता है कॉफी भी 50 वैरायटी की है, ठीक है, फलाना कॉफी, धमाका कॉफी, ठीक है, 100 रुपया, ये 150 रुपया, ये 200 रुपया, ठीक है, उसमें अलग अलग फ्लेवर है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कॉफी के बीन्स खरीद लेते हैं बस, और अपने हिसाब से फ्लेवर बनाते हैं उसका। होटल वाले, बड़े होटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग अपने हिसाब से अलग अलग फ्लेवर बनाते हैं। हम ऑर्डर करते हैं एक पर्टिकुलर फ्लेवर को, तो वो उस पर्टिकुलर फ्लेवर की कॉफी बना के मेरे पास लाते हैं। तो होटल वाले जो कॉफी खरीदते हैं वो होती है कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, लेकिन हम जो घरेलू कॉफी खरीदते हैं वो होती है कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, ग्राउंडेड, रोस्टेड, उसमें चिकोरी भी होगा, फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट के मतलब चॉकलेट वगैरह भी मिक्स होगा या नहीं होगा, इस तरीके की हम कॉफी खरीदते हैं, ठीक है। अगर एक बंदा कॉफी ग्रो करता है, क्योर करता है और बेच देता है तो 75% एग्रीकल्चर है, क्योंकि भाई ज्यादा तो एग्रीकल्चर है, किया ही क्या है, नॉन एग्रीकल्चर, छिलका ही तो उतारा है मात्र, क्योर किया है, साफ ऑफ किया है, बीज को बेच दिया है, ठीक है। एक पैकेट वैकेट बनाया होगा, उसमें डाला होगा, बेच दिया होगा, तो थोड़ा सा ही तो बिजनेस है, तो 75% गवर्नमेंट कह रही है एग्रीकल्चर है। लेकिन नेस्कैफे, यहां पे जो चौथी वाली बात हो रही है, नेस्कैफे जैसी कॉफी की बात हो रही है। कॉफी ग्रो किया, क्योर किया, रोस्ट किया, ग्राउंड किया बाय द सेलर इन इंडिया विद और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी। चिकोरी मिलाए चाहे नहीं मिलाए इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चिकोरी का मतलब होता है फ्लेवर डालना। तो बहुत सारे फ्लेवर्स डाल डाल के कॉफी बनती है, फ्लेवर डाला कि नहीं डाला इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे केस में 60% एग्रीकल्चर है। अब मेरे बोलने का तरीका सुनिए, ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा। हम ऐसे बोलते हैं, टाटा टी और नेस्कैफे, क्या बोलते हैं बच्चों, टाटा टी और नेस्कैफे 60%, रबर 65%, कॉफी 75%। कौन सी कॉफी? होटल कॉफी। होटल कॉफी कह लीजिए या इंडस्ट्रियल कॉफी। इंडस्ट्रियल पैकेट हम उसे कहते हैं, जो बड़ी पैकेट सेल होती है उसको इंडस्ट्रियल पैकेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, क्या बोल रहे थे हम, टी भी कौन सा? टाटा टी। टाटा टी एंड नेस्कैफे 60% एग्जेम्प्ट, रबर 65% एग्जेम्प्ट, एंड होटल कॉफी और इंडस्ट्रियल कॉफी दैट इज 75% एग्जेम्प्ट।
जिसमें काम कुछ नहीं हुआ है, बस कॉफी ग्रो करके क्योर करके बेच दी गई है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर आगे आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, विल स्टॉप दिस क्लास ओवर।